नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप भाग 4। हम 3 भाग में बात कर ली थी। आज चौथे भाग में बात करेंगे हम राजस्थान का जो मध्य अरावली प्रदेश है उसकी चर्चा करेंगे। हम मध्य अरावली प्रदेश में पिछले पार्ट में हमने बात की थी उसकी उत्पत्ति, उसकी विशेषता, उसकी लंबाई, उसका विस्तार और उसकी जो मृदा है उसके बारे में, वहाँ वार्षिक वर्षा है उसकी जलवायु की और उसकी औसत ऊंचाई की हमने चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे उसके विभाजन की, ऊंचाई के हिसाब से अरावली को कितने भागों में बांटा गया है उसकी हमें चर्चा करनी है। तो ये राजस्थान है, राजस्थान के बीचों बीच ये अरावली है। अगर हम यहाँ पर रफ डायग्राम बनाकर देखना चाहें तो इस तरीके से, और ये हमारी अरावली पर्वतमाला है। इस भाग का नाम था आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये था हमारा मध्य अरावली प्रदेश और ये था हमारा बीच वाला हिस्सा पूर्वी मैदानी भाग, और इस भाग का नाम था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। हमें आज बात करनी है इसकी। मध्य अरावली जो प्रदेश है इसकी हमने उत्पत्ति की बात की थी। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी तो हम कह देंगे इसकी उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में। उत्पत्ति इसकी प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, जो हमने पिछली बार बात कर ली थी। और ये अवशेष किसका है तो हम कह देंगे ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये पूरे भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला मानी जाती है। मतलब जितनी भी पर्वतमालाएं हैं सबसे प्राचीन कोई अगर पर्वतमाला है तो वो कौन सी, हमारी अरावली पर्वतमाला है, और ये राजस्थान के बीचों बीच है। हमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ये है कहाँ कहाँ। तो हम देखते हैं इसका विस्तार किस किस राज्य में है। उसके बाद में हम इसकी जो विभाजन है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो हमने भारत के मैप की बात की थी। ये हमारा भारत का मैप है और ये हमारा राजस्थान है। इधर वाला नीचे वाला जो राज्य पड़ता है दोस्तों ये है गुजरात। ये हमारा राजस्थान। यहाँ जो राज्य पड़ता है इसका नाम है हरियाणा। और यहाँ जो स्टेट पड़ता है या केंद्र शासित प्रदेश है ये है दिल्ली। जो अरावली है इसका विस्तार गुजरात से लेकर राजस्थान से होकर हरियाणा से होकर कहाँ तक जाती है, ये दिल्ली तक फैली हुई है। और ये है हमारी अरावली पर्वतमाला जिसका आज हमें बात करनी है, उसके विभाजन की बात करनी है। ये है अरावली पर्वतमाला। तो देख लिया हमने, ये गुजरात से राजस्थान हरियाणा होती हुई दिल्ली तक जाती है। तो दिल्ली में कहाँ जाके समाप्त होती है, हम कह देंगे जो रायसीना की पहाड़ियाँ हैं वो दिल्ली की लास्ट पहाड़ियाँ। तो रायसीना नामक जो स्थान है वहाँ जाकर समाप्त होती है। यहीं पर हमारा पार्लियामेंट या संसद भवन बना हुआ है। ये जो स्थान है गुजरात का, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ये मैंने आपको बताया था खेड़ ब्रह्मा जिला पालनपुर, और जो स्टेट है वो है गुजरात। तो इसका विस्तार दिल्ली से लेकर गुजरात के खेड़ ब्रह्मा पालनपुर जो है आपका वहाँ तक ये फैली हुई है। अब हमें बात करनी है इसकी लंबाई की। लंबाई इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कुल लंबाई है अरावली की वो है 692 किलोमीटर। कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। हमें तो हमारे राजस्थान में बात करनी है। तो राजस्थान ये यहाँ से यहाँ तक राजस्थान है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो कुल लंबाई है वो है 550 किलोमीटर, जो हमने पिछले पार्ट में हमने बात कर ली थी। हमें ये अगर प्रतिशत के रूप में पूछे कि अरावली की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत राजस्थान में फैला हुआ है तो हम कह देंगे 692 का 550 जो है लगभग कितना बनता है, 80% बनता है जो राजस्थान में फैला हुआ है। अब हमें इसकी बात करनी है कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो हम कह देंगे यहाँ की जलवायु है उप आर्द्र जलवायु है। अगर हम यहाँ की मिट्टी की बात करें, जो अरावली है उसकी मिट्टी कैसी है तो हम कह देंगे यहाँ की जो मृदा है वो है लाल भूरी कंकरीली मिट्टी। लाल भूरी कंकरीली मृदा ये यहाँ की मिट्टी है। इस मिट्टी की विशेषता है कि जिसमें नाम लाल आ जाए उसमें आयरन की मात्रा या फेरस की मात्रा या फेरम की मात्रा ज़्यादा रहती है, या लोहा जो है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। इसका जो प्रासंगिक रंग है अरावली का वो लाल भूरा रंग होता है। और उस लाल भूरे रंग से ये स्पष्ट होता है कि इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है, फेरस फेरम या लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। और लोहा जो होता है वो मक्का की फसल के लिए उपयुक्त होता है। तो इसका मतलब ये जो मिट्टी है लाल भूरी मिट्टी ये किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है तो हम कहते हैं मक्का की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है।
मक्का की फसल इस अरावली प्रदेश में होती ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मध्य अरावली प्रदेश में कौन सी फसल होती है तो हम कहते हैं मक्का की फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है। हम अरावली की वार्षिक वर्षा की बात करें, यहाँ की वार्षिक वर्षा जो है वो कितनी होती है तो हम कह देंगे वार्षिक वर्षा 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 50 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ होती है। तो वार्षिक वर्षा भी अलग अलग तरीके से होती है। अगर हम दक्षिणी भाग में बात करें, दक्षिणी पश्चिमी भाग में बात करें, तो यहाँ जो वार्षिक वर्षा होती है वो होती है हमारे जो अरब सागर से मानसून आता है वहाँ से वर्षा होती है। थोड़ा आपको समझाता हूँ इसके बारे में, बाकी तो हम बात करेंगे जलवायु में, लेकिन फिर भी वर्षा को लेकर थोड़ी जो बातें हैं, संशय है, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, एक मानसून इधर से आता है राजस्थान के अंदर, इसका नाम है अरब सागर का मानसून, अरब सागर से आने वाला मानसून। तो यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, अभी हम उन पहाड़ियों की बात करेंगे, उन पहाड़ियों को टकराकर यहाँ वर्षा होती है। तो जो वार्षिक वर्षा होती है इस प्रदेश में ज़्यादा होती है। वार्षिक वर्षा को लेकर सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो हम कह देंगे माउंट आबू है। माउंट आबू जो है वहाँ सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है, कितनी होती है 125 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये आ जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है तो हम कह देंगे सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान जो है वो माउंट आबू, और माउंट आबू है कहाँ तो हम कह देंगे ये सिरोही में है। और किस मानसून से वर्षा होती है तो हम कह देंगे अरब सागर से होती है। और कितनी वार्षिक वर्षा होती है तो 125 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जैसे गुरु शिखर है, शेर है, देलवाड़ा है, जरगा है, चलगढ़ है, और आपकी ऋषिकेश। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होने के कारण जो मानसून अरब सागर से आता है और जो मानसून गुजरात के ऊपर से आता है उस मानसून को रोक लेता है और वहाँ सर्वाधिक वर्षा करता है। इसके अलावा आगे जो है वहाँ मानसून पैरेलल या इसके समांतर आगे निकल जाता है, आगे वर्षा नहीं होती है। लेकिन फिर भी औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो वार्षिक वर्षा कितनी होती है 50 से 90 सेंटीमीटर यहाँ वार्षिक वर्षा होती है। दोस्तों, अब हमें बात करनी है एक इसकी, हमें औसत ऊंचाई की बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि औसत ऊंचाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ, अगर हम एक दीवार बनाना चाहें इसी मलबे से तो उस दीवार की ऊंचाई कितनी होगी तो हम कह देंगे 930 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। इसका मतलब अरावली की औसत जो ऊंचाई है वो कितनी होगी 930 मीटर। तो ये हमारी अरावली है। दूसरी इसकी एक विशेषता और भी है, अगर आज राजस्थान में सर्वाधिक वनस्पति कहाँ मिलती है तो हम फसलों की बात नहीं कर रहे हैं, हम वनस्पति की बात करें तो वो है हमारा अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ सर्वाधिक वनस्पति मिलती है, प्लस अरावली जो है पूर्वी मैदानी भाग और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करती है। दूसरा, इससे भी बड़ी विशेषता ये है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पर वर्षा न होने का कारण क्या है? यहाँ वर्षा न होने का कारण है कि जो मानसून इधर से आता है जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून, उस मानसून के लिए ये अरावली वृष्टि छाया प्रदेश का काम करती है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के लिए। मतलब एक दीवार खड़ी होगी, इस दीवार के इस तरफ तो वर्षा हो रही है क्योंकि मानसून उसके समांतर, उसके समकोण पे आ रहा है और वर्षा कर रहा है। इस तरफ पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, देखो ये दीवार है, यहाँ से मानसून आएगा और मानसून टकरा जाएगा और यहाँ वर्षा करेगा। यही कारण है कि सर्वाधिक वर्षा यहाँ होती है और यहाँ वर्षा नहीं होती है, इसलिए इस प्रदेश को कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। अगर प्रश्न आता है ग्रीष्मकालीन जो वृष्टि छाया प्रदेश है राजस्थान में कौन सा है तो हम कह देंगे वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और इस अरावली के कारण ही इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश, छाया प्रदेश कहा जाता है और इसके कारण यहाँ वर्षा नहीं होती है, न के बराबर होती है। वृष्टि छाया प्रदेश, तो जो मध्य अरावली प्रदेश है उसके पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है। और मध्य अरावली जो प्रदेश है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को रोककर इस प्रदेश को वृष्टि छाया प्रदेश में शामिल करता है। आगे हम बात करते हैं इसके विभाजन की। दोस्तों, जो अरावली है इसके हम विभाजन की बात करते हैं। किस आधार पर? ऊंचाई के आधार पर। तो ऊंचाई के आधार पर विभाजन, इस हिसाब से हमने अरावली को 3 भागों में बांट दिया। 3 भाग कौन कौन से? देखो, ये हमारी अरावली है और इसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा और एक हिस्सा ये। इसे कहा जाता है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, इसे कहा जाता है मध्य अरावली और इसे कहा जाता है दक्षिणी अरावली।
दक्षिणी अरावली। दोस्तों वैसे तो कई जिलों में फैली हुई है, लेकिन मुख्य जिलों की अगर बात करें तो उत्तरी अरावली में 3 जिले आते हैं, मध्य अरावली में 1 जिला आता है और दक्षिणी अरावली में 3 जिले आते हैं। वो 3 जिले कौन कौन से आते हैं? अगर हम यहाँ की बात करें उत्तरी अरावली की, तो यहाँ जो ज़िले आते हैं, एक तो ज़िला आता है इसके अंदर जयपुर, एक ज़िला आता है दौसा और एक ज़िला आता है अलवर। इसके अंदर बात करें तो एक ज़िला आता है वो है अजमेर। और यहाँ ज़िले की बात करें तो ये ज़िला हो गया राजसमंद, ये ज़िला हो गया उदयपुर और एक ज़िला और आता है, इसका नाम है यहाँ पर, ये आता है सिरोही। इस प्रकार कुल मिला के ज़िले जो आते हैं उनके नाम हो गए। ये ज़िला है आपका अलवर, ये ज़िला है दौसा और ये ज़िला है जयपुर। इस प्रकार जो उत्तरी अरावली में ज़िले आते हैं वो प्रमुख रूप से 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन सा हुआ? अलवर, दौसा और जयपुर। अगर हम मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली में 1 ज़िला आता है, उस ज़िले का नाम है अजमेर, अजमेर ज़िला। अगर हम दक्षिणी अरावली की बात करें तो उसमें भी 3 ज़िले आते हैं। ये ज़िला है राजसमंद, ये ज़िला है उदयपुर और ये ज़िला है सिरोही। तो दोस्तों दक्षिणी अरावली में कुल मिला के कितने ज़िले आते हैं? 3 ज़िले आते हैं। हम उत्तरी अरावली में अगर उत्तरी अरावली की किसी पहाड़ी की बात करें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो पहाड़ी किस ज़िले के अंदर है। अगर वो कह देगा उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम कह देंगे उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी का नाम है रघुनाथगढ़। वैसे तो रघुनाथगढ़ आती है सीकर के अंदर, लेकिन ये हिस्सा इसके अंदर भी आता है, यहाँ वो रघुनाथगढ़ चोटी है। अगर वो पूछे जो बैराट की चोटी है वो किस ज़िले के अंदर है, उत्तरी अरावली की किस ज़िले के अंदर, तो हम कह देंगे वो जयपुर के अंदर है। इस तरीके से ये उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मध्य अरावली है, अजमेर है, इसकी बात करेंगे। फिर हम करेंगे दक्षिण अरावली की जो प्रमुख चोटियाँ, प्रमुख दर्रे हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो आपको बता दूं कि ये जो अजमेर है वो तीनों पार्ट में सबसे छोटा भाग है, तो ये हुआ सबसे छोटा पार्ट। सबसे छोटा भाग कौन सा अरावली का, तो हम कह देंगे मध्य अरावली प्रदेश और वो है अजमेर। दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस ज़िले में है, तो हम कह देंगे दक्षिणी अरावली का जो ज़िला है उदयपुर, यहाँ इसका सर्वाधिक विस्तार है। अरावली के सर्वाधिक विस्तार वाला ज़िला कौन सा है, तो हम कह देंगे उदयपुर सर्वाधिक विस्तार वाला ज़िला है। अगर वो कहते हैं कि अरावली का सबसे न्यूनतम विस्तार किस ज़िले में है, तो हम कह देंगे न्यूनतम जो विस्तार है वो है हमारा अजमेर के अंदर। जो मध्य अरावली प्रदेश है वहाँ अरावली का न्यूनतम विस्तार है। अजमेर ज़िले के अंदर सर्वाधिक विस्तार वाली अगर बात आती है तो हम कह देंगे उदयपुर में इसका सर्वाधिक विस्तार है। दोस्तों हमने अरावली को ऊंचाई के आधार पर 3 हिस्सों में बांट दिया। ये आता है हमारा उत्तरी अरावली, ये आता है मध्य अरावली और ये आता है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली की बात करें तो यहाँ चौड़ाई भी ज़्यादा है और यहाँ ऊंचाई भी ज़्यादा है। अगर उत्तरी अरावली की बात करें तो यहाँ चौड़ाई भी कम और ऊंचाई भी कम है। ऊंचाई ज़्यादा का मतलब अगर हम सिरोही की बात करें, सिरोही जो किसका हिस्सा है, दक्षिणी अरावली का, यहाँ पर गुरु शिखर है, शेर है, देलवाड़ा है, जरगा है, इसके अलावा एक ऋषिकेश है और ये आपका उड़िया का पठार है, माउंट आबू है। ये पर्वत चोटियाँ ऊंची ऊंची, इसके हिसाब से ये प्रदेश ऊंचा माना जाता है। लेकिन यहाँ तो एक ही चोटी है और वो कहाँ है, सीकर के अंदर। आपका सीकर के अंदर इसका नाम है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ एक ही चोटी है, इसका मतलब ऊंची चोटियाँ कहाँ हैं, दक्षिणी अरावली में या सिरोही में है। तो ये भाग हुआ इसका ऊंचा भाग और ये भाग हुआ इसका नीचा भाग। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो ये कह देंगे ऊंचाई से निम्न भूमि की ओर जाए, इसका इस तरीके से रहेगा। अगर हम बात करें इसका चौड़ाई और संकरा भाग, तो ये संकरा भाग और ये चौड़ाई ज़्यादा है तो इसका ये उल्टा सिस्टम रहेगा, ऐसे एरो ऐसे रहेगा। ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर घटती है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर चौड़ाई इसकी बढ़ती है। अब हमें बात करनी है प्रमुख चोटियों की कौन कौन सी है और वो किस किस ज़िले में है और उनकी ऊंचाई कितनी है, वो हम मैप पे बात करेंगे। तो अरावली को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। एक था हमारा उत्तरी अरावली, एक था हमारा मध्य अरावली और एक था हमारा दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली में 3 जिले हैं, जयपुर, दौसा और अलवर। और मध्य अरावली में 1 जिला है, वो है अजमेर। और दक्षिणी अरावली में 3 जिले हैं, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। अब हम बात करते हैं प्रमुख चोटियों की। प्रमुख पर्वत शिखर कौन से हैं, पर्वत शिखर या चोटियाँ। पहले हम बात करते हैं उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली, दोस्तों उत्तरी अरावली में चोटियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, देखते हैं हम। सबसे ऊंची चोटी जो आती है उत्तरी अरावली की, उस चोटी का नाम है रघुनाथगढ़। वो है कहाँ, सीकर में है। तो ये रही, इसका नाम है रघुनाथगढ़। इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में बात करते हैं एक जयपुर में चोटी है, ये रही, इसका नाम है खो। इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। ये जयपुर में है।
ये आपको बता दिया आपका सीकर में है, सीकर में है। उसके बाद में बात करते हैं बहरांच। ये अलवर में चोटी है, ये रही, इसका नाम है बहरांच और इसकी ऊंचाई है 792 मीटर। बहरांच है कहाँ? अलवर में है, अलवर में चोटी है। एक चोटी और है, उसका नाम है बैराठ और वो है कहाँ? जयपुर में है। ये रही बैराठ, ऊंचाई है 704 मीटर ऊंचाई है और है कहाँ ये है जयपुर में। दोस्तों इस तरीके से हमने उत्तरी अरावली की 4 चोटियों की बात कर ली, 4 प्रमुख पर्वत शिखर उनकी बात कर ली। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर उसका नाम है रघुनाथगढ़ और वो है कहाँ? सीकर के अंदर है। दूसरा है वो खो है और ये है कहाँ? जयपुर के अंदर है, ऊंचाई है इसकी 920 मीटर। और तीसरा जो है वो है बहरांच, वो है अलवर में 792 मीटर। और चौथी जो ऊंची चोटी है उसका नाम है बैराठ, वो जयपुर में है, ऊंचाई है 704 मीटर। तो हमने उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों की बात कर ली। अब हमें बात करनी है मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं, उनकी बात करनी है। मध्य अरावली, मध्य अरावली में एक ही ज़िला आता है और उस ज़िले का नाम है अजमेर। अजमेर में हम 2 प्रमुख चोटियों की बात करेंगे। वो 2 चोटियाँ कौन कौन सी हैं उनकी चर्चा करेंगे। ये 2 चोटियाँ हैं, एक का नाम है मेरिया चोटी, मेरिया पर्वत या मेरिया चोटी, ऊंचाई है इसकी 933 मीटर। दोस्तों दूसरी जो है ये है तारागढ़, तारागढ़ चोटी और ऊंचाई है इसकी 870 मीटर। ये दोनों जो चोटियां हैं वो किसकी है? मध्य अरावली प्रदेश की है, मेरिया चोटी और एक है आपका तारागढ़ चोटी। इसके अलावा एक चोटी और आती है, वो आती है आपका नाग पहाड़। तो कुल मिला के जो मुख्य चोटियां हैं उनकी हमने बात कर ली। एक है मेरिया चोटी 933 मीटर, दूसरी है तारागढ़ जिसकी ऊंचाई है 870 मीटर। अब हमें बात करनी है दक्षिणी जो अरावली है उसकी बात करनी है। तीसरा जो भाग हमारा वो है दक्षिणी अरावली। इससे पूर्व हम थोड़ा साथ के साथ ये भी बात कर लें कि यहाँ प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो हम इस प्रदेश के दर्रों की बात करते हैं। पहली है प्रमुख चोटियाँ, प्रमुख पर्वत शिखर या प्रमुख चोटियाँ। हमने 2 की बात कर ली। एक तो हमने कहा मेरिया पर्वत या मेरिया जो है चोटी, इसकी ऊंचाई मैंने आपको बताई है 933 मीटर। दूसरी जो है उसका नाम है तारागढ़ और तारागढ़ जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 870 मीटर। ये तारागढ़ वही है जिस पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? अजयमेरु दुर्ग बना हुआ है, जिसका नाम पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर नाम रखा था इसका इसका नाम रखा था तारागढ़। और ये राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहलाता है। क्या कहलाता है? पानी के अथाह भंडार के कारण इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ये रहा। और इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख दर्रों की। प्रमुख दर्रे, प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं मध्य अरावली प्रदेश में? तो मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूँ। पहला बड़ा इंपॉर्टेंट दर्रा है बर दर्रा। बर दर्रा जो है यहाँ से नेशनल हाईवे नंबर कौन सा गुजरता है? 14 नंबर यहाँ से गुजरता है, जो ब्यावर से राधनपुर जो है गुजरात में वहाँ तक जाता है। उसके बाद में एक दर्रा और आता है, उसका नाम है पाखेरिया, पाखेरिया दर्रा। उसके नाम है, उसके बाद है अरनिया दर्रा। उसके बाद आता है आपका 4 नंबर आता है शिवपुरी दर्रा। उसके बाद आता है सूराघाट, सूराघाट दर्रा। और 6 नंबर आता है पीपली, पीपली दर्रा। तो दोस्तों जो मध्य अरावली प्रदेश है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो अजमेर है उसमें प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? एक तो हमारा बर दर्रा, एक हुआ पाखेरिया, एक हुआ अरनिया, एक हुआ शिवपुरी, एक हुआ सूराघाट और एक हुआ पीपली दर्रा। इनमें से जो बर दर्रा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। बर दर्रा किसको किससे जोड़ता है, हमें इसकी बात यहाँ करनी पड़ेगी। तो ये देखो, ये यहाँ पर ब्यावर है अजमेर के अंदर और ये आपका पाली में बर है। ये ज़िला पाली है और ये अजमेर है।
ब्यावर को बर से जोड़ने वाला जो दर्रा है इसका नाम है बरदर्रा। बरदर्रा, ब्यावर से बर तक दर्रा बरदर्रा, और ये यहाँ से हाईवे गुजरता है जो आपका बर के बाद में पाली, सांडेरा और राधन, आपका जो पिंडवाड़ा है वहाँ से होता हुआ कहाँ जाता है, राधनपुर जो है गुजरात में, यहाँ तक जाता है। ये हाईवे है 14 नंबर। ये मैंने आपको बता दिया। नेशनल हाईवे नंबर कौन सा गुजरता है, यहाँ से 14 नंबर गुजरता है। बर को ब्यावर से मिलाने वाला जो हाईवे है वो है बर दर्रा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे के सारे दर्रे जो हैं अजमेर के अंदर हैं, या हम कहते हैं मध्य अरावली प्रदेश के अंदर स्थित हैं। तो दोस्तों हमने दो प्रमुख चोटियों की बात कर ली मध्य अरावली प्रदेश में, एक तो मेरिया चोटी और एक तारागढ़ चोटी। तारागढ़ चोटी की हमने बात कर ली। तारागढ़ जो चोटी है उस पर अजय में दुर्ग बना हुआ है जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, जिसका निर्माण अजय राज ने 1113 ईस्वी में करवाया था, और इसका नाम तारागढ़ पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम रखा था तारागढ़ दुर्ग। फिर हमने प्रमुख दर्रों की बात कर ली, बरदर्रा, पाखेरिया, अरनिया, शिवपुरी, सूराघाट और लास्ट में पिपली दर्रा। ये प्रमुख दर्रे जो हैं वो अजमेर जो मध्य अरावली प्रदेश है उसमें स्थित हैं। अब हमें बात करनी है दक्षिणी जो अरावली प्रदेश है उसकी। दक्षिणी अरावली प्रदेश जो है उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। हम तीन जो है अरावली हिस्से किए थे, उत्तरी, मध्य और तीसरा है दक्षिणी अरावली प्रदेश। इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक आता है आबू प्रदेश और एक आता है मेवाड़ प्रदेश। ये यहाँ से भी स्पष्ट है, ये जो प्रदेश है ये आबू प्रदेश में आता है और ये सारा का सारा जो आता है वो मेवाड़ प्रदेश में आता है। दोस्तों ये हुआ हमारा आबू प्रदेश और ये हुआ हमारा मेवाड़ प्रदेश। हमें आबू प्रदेश के शिखर की बात करनी है, कौन कौन से शिखर यहाँ पर आते हैं। आबू प्रदेश के प्रमुख शिखर की बात करनी है तो यहाँ एक तो आता है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर पूरे भारत की, अगर हम हिमालय को छोड़ दें, हिमालय पर्वतमाला को छोड़ दें और नीलगिरी की पहाड़ियों को छोड़ दें तो पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी आती है, गुरु शिखर आती है। उसके अलावा यहाँ पर जो है एक पठार भी है जिसका नाम है उड़िया का पठार, और इसी पठार पर माउंट आबू शहर बसा हुआ है। माउंट आबू जो शहर है वो बसा हुआ है। उसके बाद में एक आता है आबू पर्वत, वो भी यहीं पर स्थित है आबू पर्वत, और इसी आबू पर्वत पर एक झील है जिसका नाम है नक्की झील। नक्की झील। हम बात कर रहे हैं आबू प्रदेश की जो किसका हिस्सा है, दक्षिणी अरावली का हिस्सा है। उसमें प्रमुख जो पर्वत है उसका नाम है गुरु शिखर जो चोटी है। उसके अलावा एक पठार भी है जिसका नाम है आपका उड़िया का पठार, सबसे ऊंचा है। ऊंचाई इसकी है 1360 मीटर और गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम प्रमुख जो पर्वत हैं उनकी बात करें तब यहाँ नोट करेंगे। इसके अलावा वैसे तो बहुत सी चोटियाँ हैं, जैसे गुरु शिखर है, शेर है, देलवाड़ा है, जरगा है, अचलगढ़ है। इसके अलावा एक ऋषिकेश जो चोटी हैं सारी की सारी वो किस में आती हैं, आबू प्रदेश के अंदर आती हैं। तो हमने तीन प्रमुख बात कर ली, गुरु शिखर, उड़िया का पठार, आबू पर्वत। इसके अलावा जो भाकर है ये भी यहाँ पर तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं। तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ, नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाकर। भाकर जो है सिरोही से उदयपुर की ओर तीव्र ढाल वाली ऐसी पहाड़ियाँ हैं, इन्हें भाकर कहा जाता है, जो किसका हिस्सा है, आबू पर्वत का हिस्सा है। तो एक हुआ गुरु शिखर, उड़िया का पठार, आबू पर्वत, और भाकर जो है वो आबू पर्वत की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। आगे हम बात करते हैं और जो है इसमें कौन कौन सी जो पर्वत हैं और कौन कौन से शिखर वो आते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। मेवाड़ बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें दो चीज़ों की बात करेंगे, एक तो हम बात करेंगे पठार की और एक हम बात करेंगे पर्वत की। जो पठार है वो कौन कौन से हैं उनका पेपर में कई बार प्रश्न आ चुका है। तो दोस्तों ये है राजसमंद और ये है उदयपुर, दोनों के बीच में जो पठार है ये रहा। राजसमंद से लेकर उदयपुर ये हिस्सा जो है पठार है, इसे कहा जाता है बोराट का पठार। बोराट का पठार। एक इन तीन जिलों में पठार है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसका नाम है बोमट का पठार। बोमट भील आंदोलन जो यहीं पर हुआ था, बोमट का पठार। एक हमने दुर्ग की बात की थी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, वो है चित्तौड़गढ़ में, और जिस पठार पे बसा हुआ है, बना हुआ है, इसका नाम है मेसा का पठार।
मेसा का पठार। एक पठार और है जिसे कहा जाता है ऊपरमाल, और वो है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य, ये रहा, इसका नाम है ऊपरमाल। ऊपरमाल। तो दोस्तों हमने कुल मिला के एक और रह गया, उदयपुर में है, इसका नाम है लसाड़िया का पठार। दोस्तों हमने कुल मिला के 5 पठारों की बात कर ली। लसाड़िया का पठार है कहाँ? उदयपुर में है, कोई विशेषता नहीं है इसकी। उसके बाद में भोमट का पठार, भोमट भील आंदोलन जो हुआ था, भोमट भील आंदोलन वो इसी पठार पे हुआ था। 3 जिलों में फैला हुआ है, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये उदयपुर है, ये डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा है, इनके बीच में फैला हुआ है। फिर आता है भोमट का पठार, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये राजसमंद में कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़, और ये उदयपुर में स्थान है, इसका नाम है गोगुंदा। गोगुंदा। तो कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा तक का जो पठारी प्रदेश है उसे कहा जाता है बोराट का पठार, बड़ा इंपॉर्टेंट है बोराट का पठार। और इसका जो यहाँ पर चोटी है, ऊंची चोटी है उदयपुर में, इसका नाम है जरगा, जरगा। और ये अरावली की 4 नंबर की सबसे ऊंची चोटी माने जाते हैं। प्रश्न आता है जो अरावली की सर्वाधिक चौथी ऊंची चोटी कौन सी है, 4 नंबर की ऊंची चोटी कौन सी है? तो हम कह देंगे ये जरगा है। जरगा किस ज़िले में? तो हम कह देंगे उदयपुर में है। और कौन से पठार पे? तो हम कह देंगे बोराट के पठार पर ये स्थित है। इस बोराट के पठार का राजसमंद में उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा ये कहलाता है मगरा। मगरा जो राजसमंद में कुंभलगढ़ के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं उसके नीचे वाला जो हिस्सा है, दो तरफ उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा, ये उत्तरी और ये पश्चिमी हिस्सा, इसे कहा जाता है मगरा। अब हम बात करते हैं आगे आपके जो मेसा पर्वत है, मेसा का पठार है, उसकी बात करते हैं। ये रहा चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार। मेसा का पठार एक नदी के किनारे है, इस नदी का नाम है बेड़च नदी, बेड़च नदी। और इस मेसा पर्वत पर दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था, और ये लगभग 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था, 746 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में बात करते हैं ऊपरमाल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ऊपरमाल की चर्चा हम यहाँ करते हैं। ऊपरमाल क्या है, पेपर में कई बार आ चुका है, उसको हम यहाँ पढ़ते हैं। ऊपरमाल क्या है? तो दोस्तों ये पड़ता है हमारा भीलवाड़ा, और ये है छोटा चित्तौड़गढ़, और ये पड़ता है हमारा बूंदी, और ये पड़ता है हमारा कोटा। इस तरीके से ज़िला है, इस ज़िले का नाम है भीलवाड़ा। तो देखो आप, ये भीलवाड़ा ये रहा, ये बूंदी ये रहा, ये कोटा नीचे वाला ज़िला ये रहा, और छोटा चित्तौड़गढ़ ये रहा। भीलवाड़ा में एक स्थान है जिसका नाम है बिजोलिया, बिजोलिया। और एक चित्तौड़गढ़ में स्थान है, इसका नाम है भैंसरोड़गढ़, भैंसरोड़गढ़। तो इस तरीके से बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है, और भैंसरोड़गढ़ है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में है। दोनों के बीच में जो ये पठारी प्रदेश है, इस तरीके से ये पठारी प्रदेश है, इसे कहा जाता है ऊपरमाल। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना यहीं की गई थी। अशोक परमार को यहाँ का शासक नियुक्त किया गया था, या ये सौंपा गया था। और ऊपरमाल जो है बिजोलिया से लेकर भैंसरोड़गढ़ तक है, और यहाँ से 2 नदियों का उद्गम होता है। एक नदी का नाम है आपका मेज नदी, और एक का नाम है, दूसरी का नाम है कुराल नदी, कुराल नदी। तो ऊपरमाल से 2 नदियों का उद्गम होता है, मेज नदी और कुराल नदी। ऊपरमाल का जो पठार है बिजोलिया से लेकर भैंसरोड़ तक फैला हुआ है। प्रश्न यह आया था ऊपरमाल का विस्तार किस ज़िले में नहीं है? तो दोस्तों ऊपरमाल जो है कुल मिला के 3 जिलों में आपको दिखाई दे रहा है, एक तो भीलवाड़ा, दूसरा बूंदी और तीसरा चित्तौड़गढ़। चौथा ऑप्शन जो था पेपर के अंदर वो था कोटा। तो आपको पता है कोटा में इसका विस्तार नहीं है। इस प्रकार ऊपरमाल जो है कुल मिला के 3 जिलों में ऊपरमाल का पठार, एक तो हुआ आपका जो भीलवाड़ा, दूसरा हुआ आपका बूंदी और तीसरा हुआ आपका चित्तौड़गढ़। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में ये हमने पूरा कर लिया, ये हमारे सारे के सारे पठार पूरे हो गए। अब हम बात करते हैं जो पर्वत शिखर हैं उनकी हम प्रमुख रूप से बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ में प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? जो दक्षिणी अरावली है उसके पर्वत, दक्षिणी अरावली के प्रमुख पर्वत या पर्वत शिखर हैं, उनकी हमें बात करनी है। तो देखते हैं पर्वत कौन कौन से हैं।
पहले हम बात करते हैं सिरोही में प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, प्रमुख चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो एक तो आती है गुरु शिखर, हम नंबर वाइज नाम लिखते हैं। एक तो आती है गुरु शिखर, दूसरी आती है शेर, तीसरी आती है देलवाड़ा, चौथी आती है जरगा, पांचवी आती है अचलगढ़, छठी आती है कुंभलगढ़, सातवीं आती है ऋषिकेश, आठवीं आती है सज्जनगढ़। तो इस प्रकार कुल मिला के 7-8 ये चोटियाँ हैं। इनकी ऊंचाई की अगर बात करें तो गुरु शिखर जो है ये पहले बता देते हैं कहाँ, ये सिरोही में है, शेर सिरोही में है, देलवाड़ा सिरोही में है, जरगा जो है ये पड़ती है उदयपुर में, अभी बताई थी, और ये किस पे है, बुराट का जो पठार है उस पे स्थित है। अचलगढ़ ये भी सिरोही में पड़ती है, और कुंभलगढ़ है ये पड़ती है राजसमंद में, और ऋषिकेश है ये पड़ती है आपकी उदयपुर में, और सज्जनगढ़ है ये भी पड़ती है आपकी उदयपुर में। तो ये चोटियाँ कहाँ कहाँ हैं, इनकी ऊंचाई कैसे कैसे, ये हमें चर्चा करनी है। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, सबको पता है। इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। शेर जो है कहाँ, आपका सिरोही के अंदर है। फिर आती है देलवाड़ा, इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर दोस्तों, इसकी ये है कहाँ, सिरोही के अंदर है। हमें बात करनी है जरगा की, इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर, और ये है कहाँ, आपके जो उदयपुर है वहाँ पर स्थित है, बुराट के पठार में। फिर आता है अचलगढ़, इसकी ऊंचाई है अचलगढ़ की 1380 मीटर, इसकी ऊंचाई है। कुंभलगढ़ की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। ऋषिकेश है सिरोही में, ऊंचाई है इसकी 1017 मीटर। इसके बाद में 8 नंबर आती है कमलनाथ, ये है उदयपुर में, ऊंचाई है 1001 मीटर। और लास्ट है आपकी सज्जनगढ़, और ये भी है उदयपुर में, ऊंचाई है इसकी 938 मीटर। दोस्तों ये सारी की सारी दक्षिणी अरावली की पर्वत चोटियां हैं, उनके नाम हैं। अगर आपसे पूछे दक्षिणी अरावली की 4 चोटियाँ क्रमवार आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में कौन कौन सी है, तो आपको ये क्रम ही याद करना है। इनमें कहीं भी रघुनाथगढ़ चोटी का नाम नहीं है। और नीचे वाली आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ। ये सज्जनगढ़ चोटी जो है ये 8-9 नंबर चोटी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9 नंबर चोटी सज्जनगढ़ ये उदयपुर में है, और इसकी ऊंचाई है 938 मीटर। तो इनका क्रम जो है, अगर वो प्रश्न ये दे दक्षिणी अरावली की प्रमुख 4 चोटियाँ कौन कौन सी है, उनका अवरोही क्रम या आरोही क्रम कौन सा है, तो क्रम आपको ये ध्यान में रखना है। ये आपकी प्रमुख चोटियाँ हो गई, लगभग 9 चोटियाँ हैं जो दक्षिणी अरावली की चोटी है। इसके बाद में हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली के प्रमुख जो दर्रे हैं उनकी हमें बात करनी है। तो प्रमुख दर्रे या नाल, कुछ दर्रे हैं उनके नाम मैं नोट कर रहा हूँ। जैसे नाम एक तो दर्रा आता है यहाँ पर खामली घाट या गोरम घाट। एक दर्रा आता है आपका दैसूरी की नाल, दैसूरी की नाल। एक आता है आपका सोमेश्वर दर्रा। एक दर्रा आता है आपका हाथीगुडा दर्रा। एक दर्रा आता है आपका हाथी की नाल, दोनों अलग अलग हैं, हाथी की नाल। और एक दर्रा आता है आपका देबारी की नाल। एक आता है आपका केवड़ा की नाल, और एक आता है आपका पगल्या दर्रा या
झीलवा की नाल, झीलवा की नाल। इस प्रकार ये कुल मिला के 7-8 दर्रे हैं, प्रमुख दर्रे हैं, जो कौन सी अरावली के अंदर हैं, दक्षिण अरावली के अंदर दर्रे ये पड़ते हैं। इनके बारे में हमें देखना है कौन सा दर्रा किस किस को जोड़ता है और कहाँ कहाँ स्थित है। तो पहला जो दर्रा है खामली घाट गोरम घाट दर्रा, ये दोस्तों ये पाली है और पाली में मारवाड़ जंक्शन है और ये आमेट है राजसमंद के अंदर। दोनों को मिलाने वाला जो दर्रा है इस दर्रे का नाम है खामली घाट या गोरम घाट दर्रा। दूसरा दर्रा है देसूरी की नाल। इसकी हम बात करें तो देसूरी पाली की तहसील है, ये देसूरी पाली के अंदर, और ये 4 भुजा नाथ द्वारा राजसमंद में है। दोनों को मिलाने वाला दर्रा है, इसका नाम है देसूरी की नाल। उसके बाद में बात करते हैं सोमेश्वर दर्रा। सोमेश्वर दर्रा जो है ये रहा यहाँ पर आपका रणकपुर पाली, और ये जिला मुख्यालय पाली है। दोनों को जोड़ने वाला दर्रा, इसका नाम है सोमेश्वर दर्रा, सोमेश्वर दर्रा। उसके बाद में बात करते हैं हम जो हाथीगुड़ा दर्रा है, ये राजसमंद में है, हम यहाँ नोट कर लेते हैं। ये रहा राजसमंद में हाथीगुड़ा दर्रा। उसके बाद में आता है हाथी की नाल। जो हाथी की नाल है सिरोही से उदयपुर में आने वाला दर्रा है, इसका नाम है हाथी की नाल। हाथी की नाल दर्रा है वो सिरोही और उदयपुर के बीच में। उसके बाद में आता है देवारी की जो नाल है, देवारी का दर्रा है, वो भी यहाँ पर है उदयपुर में, देवारी की नाल या देवारी दर्रा। उसके बाद में आता है आपका केवड़ा की नाल, वो भी यहीं उदयपुर में है। ये रहा केवड़ा दर्रा, केवड़ा की नाल, ये भी उदयपुर में है। और लास्ट हमारा पड़ता है पगल्या दर्रा या झीलवा की नाल, ये राजसमंद और पाली के अंदर है। ये रहा यहाँ पर, इसका नाम है पगल्या, पगल्या दर्रा या झीलवा की नाल। इस प्रकार ये दर्रे हैं। पहला मैंने आपको बता दिया खामली घाट है गोरम घाट दर्रा, जो आपका मारवाड़ जंक्शन से आमेट राजसमंद तक फैला हुआ है। आठ नंबर दर्रा जो नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पगला दर्रा है, झीलवा की नाल मैंने ऊपर लिख दिया, ये रहा। सोमेश्वर दर्रा मैंने आपको बता दिया, ये रहा आपका, ये पाली से लेकर रणकपुर जो है पाली के अंदर, ये जो दर्रा है सोमेश्वर दर्रा कहलाता है। हाथीगुड़ा दर्रा है, ये राजसमंद में है। हाथी की नाल है, ये सिरोही और उदयपुर के बीच में। देवारी की जो नाल है ये उदयपुर के अंदर पड़ता है, उदयपुर के अंदर। केवड़ा की नाल ये भी उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर। पगल्या जो ये दर्रा है या झीलवा की नाल है, ये राजसमंद और वह पाली के बीच में स्थित है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये जो दर्रा है ये पाली और राजसमंद के बीच में है, राजसमंद के बीच में स्थित है। तो एक बार मैं मैप पे आपको यहाँ पर समझाऊंगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप। ये है राजसमंद जिला और ये ज़िला इधर वाला है पाली ज़िला। दोस्तों गौर से देखना, समझ में आ जाएगा आपके। और ये ज़िला है राजसमंद। पाली में एक स्थान है जिसका नाम है मारवाड़ जंक्शन, मारवाड़ जंक्शन। और राजसमंद में स्थान है, इसका नाम है आमेट, आमेट। तो मारवाड़ जंक्शन को आमेट से मिलाने वाला दर्रा है, इसका नाम है खामली घाट या गोरम घाट दर्रा, खामली घाट या गोरम घाट दर्रा। ये रहा मारवाड़ जंक्शन पाली से लेकर आमेट राजसमंद तक फैला हुआ जो दर्रा है, ये कौन सा है? खामली घाट या गोरम घाट दर्रा। दूसरा दर्रा ये है देसूरी, देसूरी है कहाँ? पाली की तहसील है। और ये है चार भुजा, है कहाँ? ये नाथद्वारा के पास है। और नाथद्वारा चार भुजा है कहाँ? राजसमंद में। तो हम कह देंगे देसूरी से लेकर चार भुजा तक जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम है देसूरी की नाल, देसूरी की नाल। दोस्तों आप अगर कहीं देखोगे इनको तो आपको लगेगा देसूरी कहाँ दे रखा है? पाली में। बिल्कुल, देसूरी जो है पाली की तहसील है, लेकिन ये दर्रा किस किस को जोड़ता है? देसूरी जो है पाली की तहसील, उसको चार भुजा नाथद्वारा जो है राजसमंद के अंदर, उन दोनों को जोड़ने वाला दर्रा है, उसे कहा जाता है देसूरी की नाल। अगर एक जिला पूछे तो हम कह देंगे पाली, अगर जिलों का समूह पूछे तो हम कह देंगे आपका पाली और राजसमंद के बीच में स्थित दर्रा वो है। एक हमने अभी करवाया था आपको यहाँ पर सोमेश्वर दर्रा। तो सोमेश्वर दर्रे की अगर बात करें तो वो भी इसी के अंदर है, पाली के अंदर है। ये है पाली जिला मुख्यालय पाली, और ये है रणकपुर, रणकपुर। तो दोनों को जोड़ने वाला जो दर्रा है इसे कहा जाता है सोमेश्वर दर्रा, सोमेश्वर दर्रा। तो हम कहते हैं पाली और रणकपुर के बीच में दर्रा है वो कहलाता है सोमेश्वर दर्रा। दोस्तों एक हमने बात की थी, जो दर्रा है हमारा
बरदर्रा, वैसे तो वो मध्य अरावली में था, यहाँ भी आपको दोबारा बता देता हूँ। ये जो अजमेर है ये रासमंद है और ये पाली है। पाली में ये जो स्थान है इसका नाम है बर, ये ज़िला है पाली, ये ज़िला है अजमेर। अजमेर में ये स्थान है इसका नाम है ब्यावर। दोस्तों बर से ब्यावर तक जो ये दर्रा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कौन सा हाईवे गुजरता है तो हम कह देंगे 14 नंबर नेशनल हाईवे गुजरता है। इस दर्रे का नाम ही क्या है? बर दर्रा है। हम कह सकते हैं बर को ब्यावर से मिलाने वाला दर्रा बर दर्रा। और यहाँ से कौन सा हाईवे गुजरता है तो 14 नंबर नेशनल हाईवे है, वो यहाँ से गुजरता है। दोस्तों प्रमुख दर्रों की हमने बात कर ली। एक आपको और बताना है जो अभी बताया था मैंने आपको, जो देवारी की जो नाल है इसके बारे में ये आता है कि ये मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने का काम करता है, वो है देवारी की नाल। इसके अलावा एक दर्रा और जो था अभी हमने पढ़ा था, एक तो था हाथीगुड़ा। हाथीगुड़ा ये तो पड़ता है राजसमंद में, और एक बताया था मैंने आपको हाथी की नाल। हाथी की नाल तो राजस्थान में ये ज़िला सिरोही है और ये ज़िला उदयपुर है। ये है आपका पिंडवाड़ा सिरोही और ये है गोगुंदा, दोनों को मिलाने वाला जो हाईवे है, जो दर्रा है उसका नाम है हाथी की नाल। तो पिंडवाड़ा से गोगुंदा के बीच में जो दर्रा है उसका नाम है हाथी की नाल। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज अरावली का विभाजन की बात की। अरावली जो है उसको ऊंचाई के आधार पर हमने 3 भागों में बांट दिया था। एक तो था हमारा उत्तरी अरावली, एक था मध्य अरावली, एक था दक्षिणी अरावली। जो ये अरावली है कुल मिला के 7 जिलों में फैली हुई है। उत्तरी अरावली के अंदर 3 जिले हैं, जयपुर है, दौसा है, अलवर है। मध्य अरावली में 1 जिला है, अजमेर है। दक्षिण अरावली में 3 जिले हैं, राजसमंद है, उदयपुर और सिरोही है। हमने इनमें प्रमुख दर्रों की बात कर ली, प्रमुख चोटियों की बात कर ली। दर्रा किसको किससे जोड़ता है, प्रमुख चोटी कौन सी है, सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, किस किस ज़िले में कौन सी चोटी है, इनकी हमने चर्चा कर ली। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहाँ पूरा होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।